जो अभी तक 12 साल से लगातार आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 आउट ऑफ 100 ही ला रहे हैं। करेंगे मुझसे ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान से कॉल्स आते हैं इस चीज़ के। मेरे सीए फाइनल की तैयारी चल रही थी, सीए इंटर मैंने क्लियर किया था। आपने 2-3 बार जिक्र किया कि आपको 26 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे लगा आप 26 साल के ही रहे। जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए कार से, वो भी कहते हैं यार ये तेरे सर हैं, 26 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो नहीं लग रहा है इनको देख। तो जैसा कोई ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर जैसे मुझे लगता था शेयर्स, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़े से वीक होंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में कहती हूँ। मान जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जमाने के सताए हुए होते हैं। So hi and welcome back to TWF podcast. My name is श्वेता पांडे. So आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शिक्षक से जिनका नाम अकाउंट्स की दुनिया में एक लेजेंड बन चुका है। जी हाँ, 26 साल की जबरदस्त टीचिंग एक्सपीरियंस और पिछले 12 साल से हर साल उनके स्टूडेंट्स लाते हैं अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100। यस, यू हर्ड इट राइट। उनका नाम है राज सर, जिनका पढ़ाने का स्टाइल यूनिक है लेकिन इम्पैक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिन्होंने नंबर्स को बनाया फन और डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को दिया एक नया डायमेंशन। वेलकम टू द राज सर, द किंग ऑफ अकाउंट्स। Thank you so much, Shweta, for the beautiful introduction. Thank you so very much. Okay, so first I want to ask, how are you? I'm super fine. What about you? I am also good. So before starting like accounts में घुसने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी how you started your journey. My journey to accounts teacher is very funny. Actually, I never wanted to be a teacher. Okay. 1999 में मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, सिस्टर जैसी फ्रेंड, बिंदिया। मैंने आज भी उसका नाम अपने मोबाइल में बिंदिया फर्स्ट स्टूडेंट के नाम से सेव कर रखा है। तो मेरे सीए फाइनल की तैयारी चल रही थी, सीए इंटर मैंने क्लियर किया था। और बिंदिया शायद मेरे से 1 साल जूनियर थी। तो उसने मुझे कहा था, राज भाई एक काम कर, मुझे ना तू कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दे, तू कॉलेज का टॉपर है। मैंने कहा मैं कोई पढ़ा नहीं सकता, मेरे फाइनल एग्जाम है सीए के, लास्ट 2 ग्रुप क्लियर करने, मैं सीए बन जाऊँगा, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ रहा। कह रहे भाई प्लीज़ पढ़ा दे। मैंने कहा देख मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसने कहा मैं ना तुझे 2000 रुपये दूंगी, तू पढ़ा दे। मैंने कहा 2000 रुपये मेरी ना सीए की फ़ीस निकल जाएगी और फिर थोड़ा पॉकेट मनी हो जाएगी, पापा से लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ। तो 99 की बात है, आज 2025, 26 साल पुरानी बात है, बट लगता मुझे ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइव मेरे सामने वो बात चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ, तू 1.5 महीने के आसपास है, 2000 रुपये दे दे एडवांस, मैं तेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा देता हूँ। तो उसने पढ़ना शुरू करा, वो 1.5 महीने के आसपास आई, मैंने उसको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई, उसे बहुत अच्छा लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे श्वेता, वो अपने कॉलेज की कॉस्ट अकाउंटिंग की टॉपर थी, उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। चलिए पढ़ा पढ़ू के 2000 रुपये जेब में रख के मैं इस बात को भूल गया। फिर बात ये हुई कि जी मैं अपने सीए फाइनल्स की तैयारी में लग गया। सीए फाइनल्स की तैयारी में जब लगा तो अचानक से बिंदिया अपनी 4 फ्रेंड्स को लेके मेरे पास आ गई। कहती राज इधर से मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तूने कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से पढ़ी, तेरे हाईएस्ट मार्क्स आया तो हमें भी पढ़नी है। तो कह रही यार मैंने तो सच तेरा नाम ले दिया, अब तू पढ़ा इन चारों को। मैंने कहा यार ये बताओ पैसे कितने दोगे। तो उन्होंने कहा 1000 रुपये दे देंगे चारों। मैंने कहा 4000 रुपीज़ 99, 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारी गली में जो अंकल थे जो सबसे अमीर माने जाते थे, उनकी सैलरी 6000 रुपये पर मंथ थी। हमारी गली में जो अंकल थे जिनका स्कूटर था। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, 4000 रुपये मेरे को अच्छा लगेगा। तो मैंने उन चारों लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट करा। तो जब मैंने उनको 1-1.5 महीना पढ़ाया तो उनमें से एक लड़की कहती भैया मम्मी ना बात कर रही थी कि क्या आप मेरे छोटे भाई को अकाउंट्स पढ़ा दोगे। मैंने कहा मतलब कौन सी क्लास में। कहती क्लास 11 में, निकम्मा बिल्कुल पढ़ता नहीं, मम्मी बहुत परेशान है, नॉटी है, आप उसको हैंडल करो। मैंने कहा ठीक है भाई एक काम कर, लड़का है मेरे पास ना रात को 8 बजे भेज दे, मैं अपना पढ़ूंगा, साइड में बैठ के पढ़ता रहेगा, मैं उसको समझाता रहूँगा, प्रैक्टिस करेगा, मैं अपना सीए की तैयारी करता रहूँगा। होते 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 हाफ ईयरली एग्जाम्स आए सितंबर। श्वेता आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अपनी क्लास में हाफ ईयरलीज में हाईएस्ट मार्क्स आए। और जब हाईएस्ट मार्क्स आए सितंबर एग्जाम में तो अक्टूबर में उसकी पूरी क्लास मेरे पास आ गई।
फिर मुझे लगा यार आई शुड बी प्रोफेशनल, मोर प्रोफेशनल नाउ। अगर ये अच्छा चल रहा है, मुश्किल से मुझे सब करते करते 7-8 महीने भी नहीं हुए थे, आई वॉज अर्निंग अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार अब यही करना है। तो मैंने 20 बच्चे उसकी क्लास के आए, उनके 5-5 बच्चों के 4 ग्रुप्स बना दिए, शाम को 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे, और फिर सुबह उन लड़कियों को पढ़ा रहा था। ऐसा करते करते बहुत अच्छा लगने लगा, काफ़ी जल्दी ही लोग मुझे पसंद करने लग गए, रिजल्ट अच्छा लग गया। पहला ही साल जब मैंने अकाउंट्स पढ़ाया था, तो उसी साल एक लड़की के 99 मार्क्स आ गए थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये बात मैं 25 साल पुरानी बता रहा हूँ, 26 साल पुरानी, सॉरी 99 से बात 2025 चल रहा है। तो मुझे लगता है उस पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने अपने सीए की जो दिन रात तैयारी करी तो उसके एग्जाम्स कभी दिए ही नहीं, और मैं राज सर बन गया, टीचर बन गया। 26 ईयर्स बापू हो गए, और मुझे कल की बात लगती है, लेकिन ठीक है 26 ईयर्स मुझे हो गए हैं, बट मुझे लगता है मुझे 26 ईयर्स अभी और पड़ा है, मैं रुकने थकने वालों में से नहीं। ठीक है, जैसे आपने 2-3 बार जिक्र किया कि आपको 26 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे लगा आप 26 साल के ही रहे हो, तो उसमें क्या कोई फिटनेस वाला राज है आपका? ये बहुत फनी क्वेश्चन है, मुझसे बहुत बहुत सारे लोग पूछते हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए कार से, वो भी कहते हैं यार ये तेरे सर है, 26 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो नहीं लग रहा है इनको देख के। तो ये बड़ी फनी बात है मैम, बस ठीक है, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा जिम फ्रीक हूँ, थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस हूँ, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ, बस यही सब चीज़ें हैं। मैं एक छोटी सी बात मैम, अगर आपने इतना बड़ा टॉपिक छेड़ दिया है, तो मैं अगर जितने भी बच्चे मेरा ये शो देख रहे हैं आपके थ्रू, तो मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप लंबी एज तक, लॉन्ग एज तक स्मार्ट, गुड लुकिंग, फिट रहना चाहते हैं, तो आप मेरी 4 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करें। मतलब मेरा तो यही है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। 0 अल्कोहल, 0 टबैको, 0 स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब मेरा तो यही है। बाकी मुझे मे भी मुझे सूट कर रहा हो, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे लिए तो यही है, और इससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी आपने मतलब इम्प्लीमेंट की है जो अभी तक 12 साल से लगातार आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 आउट ऑफ 100 ही ला रहे हैं? कोई ऐसी चीज जो यूनिक हो, जो थोड़ी डिफरेंट हो और लोगों से? हाँ, मैं आपको ही बता देता हूँ। आप बिलीव करेंगे, मुझसे ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान से कॉल्स आता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ तक मैं श्योर हूँ, मैं इंडिया का 140 करोड़ लोगों में मैं अकेला पीस हूँ जिसके 12 साल लगातार 2013 से 2025 अकाउंट्स में 100 ऑन 100 हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है जब उनमें से कुछ लोग 55 साल के होते हैं, 60 साल के होते हैं, मुझसे सीनियर होते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं राज साहब क्या रहे हो आप, ये बताओ मुझे। तो मैं हमेशा ऑनेस्ट जवाब देता हूँ, मैं आपको भी ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा। तो जो पिछले 12 सालों से नॉन स्टॉप बैक टू बैक भगवान मुझे 100 में से 100 दे रहे हैं, देखिए उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि हम जो बुक पढ़ते हैं, बुक के जो प्रैक्टिस होती है, बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम वो सभी करते हैं। देखिए, मैं, अगर आपको पता नहीं पता, हमारी 2 बुक्स बहुत फेमस है दिल्ली एनसीआर में, ईके गोयल, टीएस ग्रेवाल, ठीक है। हाँ। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि इनको पढ़ने से ही 100 नंबर आ जाएंगे। मुझे टीचर्स याद थे, सब पूरी डीके गोयल रटवा दी, सारे टीएस ग्रेवाल का कर लिए। तो हमारे 100 क्यों नहीं आते, हम 95, 96 पे स्टक हो जाते हैं, आप कैसे आगे भाग जाते हो? तो मैं कहता हूँ कि भाई, आप लोगों की गलती यही है कि आप बुक के भरोसे बैठ जाते हो। क्या सीबीएसई ने कहा है कि टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन आएगा, डीके गोयल से? भाई, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 100 नंबर लाने, तो आपको बियॉन्ड द बुक जाना पड़ेगा, बुक से ऊपर जाना पड़ेगा, सारे केसेस कवर करने पड़ेंगे। जो केस बुक के अंदर है, जरूरी नहीं है कि वही पेपर में आ जाएगा, वो और कितनी पॉसिबिलिटीज से आ सकता है, वो सारी चीजें टीचर्स को देखनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी, जरूरी नहीं है। हमारा जो सीबीएसई है, जो क्लास 12 अकाउंटेंसी स्पेशली, बहुत डायनामिक होता जा रहा है। वो इतना डायनामिक है, आप विश्वास करेंगे, जब मैंने आज से अराउंड 30 साल पहले अकाउंट्स मैंने पढ़ी थी, तो जब मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उसमें जमीन और आसमान का इतना डायनामिक सब्जेक्ट है। तो आप हर साल सीबीएसई में नए क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बुक से पढ़ के सब कुछ करा देंगे? तो हमें थोड़ा सा बुक से ऊपर जाना पड़ता है। तो फंडा यही है कि आप बुक से थोड़ा ऊपर जाइए, केसेस कवर कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को कवर कीजिए। दैट इज द ओनली आई थिंक टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ, और मतलब जो मुझे ठीक लगती है। ओके, तो जैसा कोई ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर, जैसे मुझे लगता था शेयर्स, मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे शेयर्स लगता था डिफिकल्ट उस टाइम में, ठीक है, आज हो सकता है मैं सॉल्व कर लूंगी। आपके लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर, या फिर स्टूडेंट्स को लगता हो जो कि नहीं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स नहीं पढ़ने? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं सारे के सारे चैप्टर्स को इक्वल मानता हूँ, सारे ही आसान हैं,
और जब कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि आपको यहाँ थोड़ा सिंसियर होना है ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। टॉपिक मिस हो जाएगा तो चैप्टर डिफिकल्ट हो ही जाएगा। अगर आप टॉपिक अच्छे से कर रहे हैं, प्रेटी श्योर आप छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई टॉपिक में मुश्किल लगने दूंगा, कोई क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगने दूंगा। इतना मुझे श्योर अपने ऊपर विश्वास है। तो जैसा कि टीचर मतलब जो टीचिंग एक जॉब होती है या फिर एक आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को खुद डबल पढ़ाई करनी पड़ती है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। वो क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट कुछ ऐसा क्वेश्चन ले आए आपके सामने, है ना, तो वो चीजें तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कुछ बैचेस होते होंगे आप। जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूछते हैं। उनको समझाते 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 ही 26 सालों में मैं यहाँ तक पहुँचा। वो मुझसे कुछ भी पूछ लेते हैं। और मेरा एक, आपने इतनी अच्छी चीज़ पूछी, मैं ये सभी टीचर्स को कहना चाहता हूँ, अगर कोई टीचर मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है और बच्चों से तो मैंने बोली दिया है, भाई अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे, आप प्लीज़ ये मत कहो कि एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, इतना मुश्किल नहीं आएगा। मैंने अपने 26 सालों के करियर में, आज को मैं 26 साल पढ़ाने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं 25 साल पहले पहला साल पढ़ा रहा था, मैंने स्टिल नहीं बोला कि भाई ये पेपर में नहीं आएगा। मैंने कहा मैं तेरे को समझाऊंगा, पूरी क्लास को समझाता हूँ मैं। और इनकेस मुझे लगता है कि अब टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस लड़के को पकड़ के मैं बाद में अकेला समझाता हूँ। मैंने आज तक कभी ये शब्द यूज नहीं करा कि ये पेपर में नहीं आएगा, ये नहीं है, नहीं। तो जो भी बच्चे पूछते हैं मैं उन्हें समझाता हूँ, बताता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, उनको बड़ा मजा आता है समझाने में। आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई सब्जेक्ट। आई मीन ये कोई, मैं अकाउंटेंसी का स्पेशलिस्ट हूँ, सीबीएसई स्पेशलिस्ट। आधी रात को मैं दुनिया का कोई भी टॉपिक सीबीएसई क्लास 11-12 का आधी रात को आधी नींद में पढ़ा सकता हूँ, और बेस्ट 3 है आधे होशी, सपने में भी पढ़ा सकता। तो ये मुझे लगता है इसमें इंटेलिजेंट बच्चों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। बहुत वीडियोस बच्चा है मेरे पास, वो मुझसे पूछते हैं, मैं कभी डिनाई नहीं करता, मैं उनको वो बताता हूँ, समझाता हूँ। और जब पूरी क्लास को समझाता हूँ, पूरी क्लास देखती है, उनका भी मतलब हाई लेवल हो जाता है, वो भी बहुत खुश होते हैं। और इससे मतलब बहुत शार्पनेस आती है। अब ये बोल दोगे कि एग्जाम में नहीं आएगा तो स्टूडेंट और टीचर दोनों की नॉलेज वहाँ स्टक हो जाती है। आप उसे समझाते हैं तो आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होती है, बच्चे का लेवल भी हाई होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये शब्द यूज़ करना बंद कर दीजिए कि एग्जाम में नहीं आएगा, और करना है। और जैसे मतलब बैलेंस शीट अगर मैच ना हो तो? बैलेंस शीट मैच ना हो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब भी हमारा सीबीएसई का क्लास 12 का पेपर होता है, उसे एक दिन पहले मैं बच्चों को ये बोल के भेजता हूँ। सबसे पहले वर्ड बोलता हूँ कि भगवान ना करे कि तुम्हारी बैलेंस शीट टैली ना करे, भगवान करे, मुझे पता हो जाए कि पहली बारी में 1% अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, देखिए घर बैठ के एसी में, हाँ, सोफे पे बैठ के सम सॉल्व करना एक डिफरेंट चीज़ है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप, टाइम लिमिटेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम फैक्टर को माइंड में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना इतने सारे बच्चों के बीच, वो एक अलग चीज़ है। घर बैठ के एसी में सोफे में कोई नहीं कर सकता। तो मैं उनको बता के भेजता हूँ, इन केस भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है, तो मेरे भाई तुझे सिर्फ एक बार आपको अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को दोबारा थोरो स्टडी करना है और देखना है कि क्या आपकी गलती मिल गई है। भाई अगर गलती मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना उस पर पूरा आधा पौना घंटा स्टक मत हो जाना, वरना आगे का पेपर छूट जाएगा। ऐसे काफ़ी केसेस हैं जब बच्चा ईगो पे आ जाता है, यार मेरी बैलेंस शीट क्यों नहीं, मैं सर नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो रोज़ निकालता हूँ। और एक काफ़ी लड़कियाँ कहती है सर मैंने 40 मिनट्स एक ही समय लगा दिए, आधा घंटा, फिर वो फंस जाते, फिर वो रोने लग जाते हैं। तो इन केस भगवान ना करे अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है, एक कोशिश तो बनती है, 2-3 मिनट का स्पेंड बनता है, 5 मिनट फिर भी नहीं होती, प्लीज गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। और डेफिनेटली भगवान ने चाहा तो आपको लास्ट में 10 मिनट रिवीजन के मिलेंगे और आप डेफिनेटली उसको एक बार दोबारा गो थ्रू, जी भर के पेपर पूरा कंप्लीट कर लो, आपका टारगेट पूरा हो गया। अब आपको जितना टाइम उस क्वेश्चन में स्पेंड करना करो, खैर, लेकिन उस वक्त तो नहीं, आपको मूव तो करना ही पड़ेगा। जैसे लाइफ में हम लोग मूव करते हैं, वैसे आपको पेपर में आगे मूव करना पड़ेगा। हम जिद्दी नहीं बन सकते कि हमारा आंसर। मैंने तो 10 मिनट्स के लिए बैलेंस शीट वाला छोड़ दिया था, मतलब 10 मिनट्स के बाद किया, पूरा पेपर करने के बाद तब मैंने किया था, लेकिन मैच नहीं हुआ था, लेकिन वो मुझे पता था कैसे कर सकते थे, तो मैंने वो लिख दिया था, वो चीज़ें मैनेज करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया बैलेंस शीट के बारे में हमने बात करी, डेबिट एंड क्रेडिट जो हमारे 3 रूल्स भी होते हैं इसमें, व्हाट कम्स आउट एंड दैट रूल इज देयर। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे आप टीचिंग के अलावा कोई और ऐसा पैशन जो आप फॉलो करते हो? मैम मेरे को तो जिंदगी में 2 ही काम आते हैं, एक दिन रात पढ़ाना और एक रेगुलर एक्सरसाइज करना।
मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, तीसरा मेरे कोई शौक नहीं, तीसरा कोई शौक नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा सब कुछ तो पढ़ाना है। मैंने आपको बताया 26 ईयर्स हो गए हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 26 ईयर्स नॉन स्टॉप पढ़ाने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि मैं थका हूँ, परेशान हूँ। आपको मेरे अंदर हमेशा एक फ्रेशनेस नजर आएगी। ये तो छोड़ो, जब मैं सुबह 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, 3 घंटे पढ़ाता हूँ, 11 बजे घर आता हूँ, उसके बाद 2 से लेकर रात के 9 बजे तक 7 घंटे नॉन स्टॉप। जो मेरा लास्ट बैच होता है 8 से 9, आपको उसमें भी नहीं लगेगा कि मैं थका हूँ। मेरी आंखों में, मेरे चेहरे, इसका एक ही रीजन है, रेगुलर आई एंजॉय टीचिंग। मेरे को बहुत मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में। हर साल मेरे सामने से क्लासेस चेंज होती चली जाती हैं, मैं वहीं का बैचेस पे स्टूडेंट्स भी सेम। बैचेस ऑब्वियसली वो आगे जाते हैं, लाइफ में आगे बड़े बनते हैं, मैं वहीं का वहीं अपने स्टेज पे खड़ा होकर सबको बताता हूँ। तो आई मीन ये एक पैशन बन चुका है। मतलब 20,000 बच्चे मैंने पढ़ा रखे हैं, और 20,000, 26 ईयर्स 20। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पास कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे पढ़ रहे हैं जिनके मम्मी और पापा को भी मैंने ही पढ़ाया था। किसी को 22 साल पहले, 25 साल पहले, 26 साल पहले, 21 साल पहले मैंने पापा मम्मी को पढ़ाया था। आज ये स्टेज किसी के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनकी फोटो, कुछ एक दो भी फोटो खींच के रख लेता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता जाता है। टाइम नहीं मिलता तो सबकी फोटो नहीं लगता, लेकिन हाँ ठीक है, 10-12 केसेस ज़्यादा नहीं भी ऐसे हैं जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी मैं नहीं पढ़ा। हाँ, तो दे कैन से प्राउडली ना दैट कि यू कैन गो एंड मेरा पैशन है, इसलिए मैं कभी थकता भी नहीं, रुकता भी। और मैंने इसलिए बोला कि मैं 26 साल और पढ़ाऊंगा, भगवान ने चाहा तो। ओके। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी हाईलाइट किया कि आपके पास पेरेंट्स भी आए हैं और उनके बच्चे भी, तो अभी का जो सिनेरियो है, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें भी हैं, उसमें आप कैसे डील करते हो पेरेंट्स के साथ प्लस वो स्टूडेंट के साथ? क्योंकि आजकल के टाइम में कंपटीशन बहुत है, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा नंबर 1 हो, तो उस नंबर 1 बनाने के लिए माँ बाप बहुत प्रेशर डाल देते हैं बच्चे पे, जो कि बच्चों को लगता है वो ओवरबर्डन। वो एक टाइम पे वो उन्हें फील होता है कि नहीं, वी आर नॉट बॉर्न फॉर दिस, वी आर नॉट बॉर्न फॉर दिस, कि हमें ये करना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, 24 आवर्स 30 आवर्स उस पे लगा के वो पढ़ते हैं, है ना? तो वो उस चीज को आप कैसे उनके पेरेंट्स को गाइड करते हो, अगर कभी कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसी प्रॉब्लम लेकर आता है तो? मैम देखिए, मैं उन्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जिम जाता हूँ और मान लीजिए कि मैं 100 kg का चेस्ट प्रेस कर लेता हूँ, हाँ, बट मेरे सामने कुछ लड़के हैं और मुझसे छोटे भी हैं, वो 120 140 तक भी चले जाते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट डज नॉट मीन कि मैं कोशिश तो करूंगा आगे जाने की, इट डज नॉट मीन कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, परेशान हो जाऊं, यार ये क्या हो गया। नहीं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई, बच्चा जो है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 100 नहीं ला सकता। देखिए, मैं ये आप बात सभी जानते हैं, आज हमारे इंडिया में करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सब विराट कोहली नहीं बन सकते, इस बात सबको पता है। तो अब आप उम्मीद है, लेकिन हर पेरेंट्स को होता है कि मेरा बेटा एकदम विराट कोहली, वो सबकी है। हाँ, रोनाल्डो भैया सब नहीं बन सकते, लेकिन कोई फुटबॉल खेलता है तो वो आंखें उसकी यही सपना देखते हैं कि मैं रोनाल्डो हूँ। वो ठीक है, डिपेंड करता है पेरेंट्स के लिए। फिर वही बात, एक बार पेरेंट्स को भी आपके शो के माध्यम से मैं ये बोल, हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज पे जाएं। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, एजुकेशन के अलावा भी बच्चे की काफी सारी कैपेबिलिटीज। और जी, मेरे पास ना कुछ बच्चे आते हैं, मेरा एक लड़का है, उसका नाम बता दूंगा आपको, उसका नाम राहुल दलाल है। वो क्रिकेटर है, वो इतना अच्छा क्रिकेटर है, उसने रणजी खेला हुआ है, सेंचुरीज मारी है, विकेट कीपर बैट्समैन है, और उसके अकाउंट्स में भी 95 प्लस आए थे। एक लड़का है उज्जवल महाजय, विकेट कीपर बैट्समैन था, उसने काफी अच्छे क्रिकेट खेला, 99 मार्क्स अकाउंट्स में थे। और वो भी, हर तरह के बच्चे होते हैं इस दुनिया में, हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के। तो प्लीज अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज देखिए। अगर तो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और फिर वो नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर और पेरेंट्स दोनों की पार्टनरशिप बनती है कि वो बच्चे को सही दिशा में ले जाए, उसको समझाए कि बेटा तेरी कैपेसिटी इतनी और तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो समझाना बनता है। लेकिन अगर बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, हर बच्चा नहीं कर सकता, तो फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, वो देखें कि उनके बच्चे की कैपेबिलिटी सबसे अच्छी किस चीज में है। तो जहां उनके बच्चे की कैपेबिलिटी है, वो वहां ज्यादा मेहनत करें, बजाय कि यहाँ के। हर चीज यही नहीं है, ये बात सबको, आजकल तो पेरेंट्स खुद भी बहुत अफेयर हो गया इस बात पर। लेकिन आपने सही कहा, काफी लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, इतना प्रेशराइज। मैं खुद अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करता, कभी भी नहीं। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, आप जितना बेस्ट कर सकते हो वो करो और बाकी सब भूल जाओ, बस बात इतना हमें नहीं सोचना।
और ये होना भी चाहिए। हाँ एक्चुअली में, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं ना, जैसे नेबर्स भी हो गए आपस में, सो कंपैरिजन वो स्टार्ट हो जाए। कंपेयर करना बच्चों को प्लीज बंद कीजिए, दूसरों से कंपेयर करना। कंपैरिजन, आपका बच्चा आपके अपने आप में एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बजाय कि उसकी ये परसेंटेज आई है, उसने ये कर लिया। प्लीज, ये बहुत हर्ट होता है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, मुझे बचपन में किसी ने कोई बात बोली थी और वो मुझे बुरी लगी है, आज तक याद है, तो मैं ऐसी बातें बच्चों को कभी नहीं बोलता। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप कोई ऐसा टूल यूज करते हो, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में लेकर थोड़ा इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं स्पेशली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। मैं जो है अपनी क्लास में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक जब मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, तो उसे मैं सीधा सीधा बच्चे की अपनी पर्सनल रियल लाइफ से रिलेट कर देता हूँ, और रिलेट करने के बाद वो बच्चे को काफ़ी आसान लगने लग जाता है। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ, और उनमें से कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे हैं जो एक्चुअली मेरी लाइफ में हुए हैं सच्चे, और कुछ मैं बना के बोलता हूँ। लेकिन ये सच है कि उन एग्जांपल्स के बाद बच्चे को क्वेश्चन ज़्यादा कंफर्टेबली समझ आ जाता है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट, मेरे सामने काफ़ी सारे होते हैं, मैं किसी भी एक को पकड़ लेता हूँ कि आप और मैं पार्टनर्स हैं, और हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, फिर हम लोगों ने ये करा, फिर हम भूल गए, फिर हम पीछे गए, फिर हमने उसे करेक्शन करी, फिर हम वापस आए। तो इस तरह से ना सारी क्लास जो है वो एक तरह से स्टोरी को सुनने बैठ जाती है, और एक अटैचमेंट और एक एंगेजमेंट आ जाता है। तो वो एक टीचर के लिए मैम सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो देखिए, हम एक मूवी भी देखने जाते हैं, आपको, आप सभी ने, मैं जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम, आप लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कितनी सारी मूवीज हैं जिनके अंदर हम जा ही नहीं पाते, हम ऊपर ऊपर से सारी मूवी देख के आ जाते हैं, और कितनी सारी मूवीज हैं कि हम उनके मूवी के अंदर घुस जाते हैं, एक एक शॉट जो आ रहा होता है, एक एक सीन जो आ रहा होता है, हम उसका वेट करते हैं, और जिसे कहते हैं ना सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सारा का सारा डायरेक्टर का खेल होता है, उसी तरह टीचर का खेल होता है कि जो बच्चे हैं वो एक्चुअली एंगेज रहें और इधर उधर मूव ना करें, उनका ध्यान ना भटके। 16, 17, 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी उनका माइंड इधर उधर चला जाता है। हाँ, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, इतना कुछ है, तो बहुत जल्दी वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पूरी क्लास को लाइवली बना के रखे, और इस तरह से कि बच्चे की आंखें सिर्फ टीचर के ऊपर, वो इधर उधर ना देखें ना। ये एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, सो कोई विजुअल एड्स भी होते हैं जो आप यूज करते हो? तो विजुअल्स तो यही है मैम, जब मैं पूरी क्लास को पढ़ाता हूँ, मेरे पास ऑब्वियसली स्मार्ट पैनल है, जिस पैनल पे सब कुछ चल सकता है। मैं कभी क्लास में यूट्यूब नहीं चलाता, यूट्यूब के थ्रू, मैं खुद की वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ाता, मैं अपना लाइव लेक्चर लेता हूँ, मुंह से बोलकर, लिखकर, अपने पैनल पे पढ़ा के। लेकिन जो मेरे एग्जाम्पल्स होता है ना, हमें एग्जाम्पल्स इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट करने होते हैं कि वो एग्जाम्पल ना बच्चे माइंड में ना अपने आप ही एक विजुअल सा क्रिएट करें। यस, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक विजुअल सा क्रिएट कर दें पूरे क्या कहते हैं क्लासरूम के अंदर, कि बच्चा जो है वो एंगेज रहे। ओके, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो जब इतनी सारी चीजें होती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, लाइक एवरी टाइम इतने बैचेस होते हैं आपके, अपनी खुद की लाइफ है, जिम है, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो? देखिए मैम, मैंने जैसे शो के बिगनिंग में भी बोला था कि मैं 26 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और मेरी चाहत है, मेरी विल है, सब कुछ भगवान की मर्जी पे निर्भर करता है। मेरी अपनी पर्सनल विल है कि मैं 26 साल कम से कम अभी और पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाता ही रहूँ। मोटिवेटेड रहने का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि मैं एंजॉय करता हूँ। आप लाइफ में जॉब करें, बिजनेस करें, प्रोफेशनल बने, आप प्लीज अपने काम को एंजॉय करें, आप पैशनेट होके करें, आप खुश होके करें, तो आप थकेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे, और डेफिनेटली आप क्या कहते हैं कि मोटिवेटेड ही रहेंगे। रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि आज मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा पढ़ाना है, अच्छा अच्छा करना है, ये वो ये, तो मैं मतलब हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही मैदान में उतरता हूँ, अपनी क्लासरूम में उतरता हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है ये बात शायद मैंने डिस्कस नहीं करी है, हमने इस बारे में बात नहीं करी। 26 ईयर्स मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने पिछले 26 सालों में एक सिंगल छुट्टी नहीं ली है, नॉट इवन अ सिंगल हॉलीडे ऑफ। जब मेरी शादी थी तो मैंने 2 दिन क्लासेस रोकी थी, बट मैंने उन 2 क्लासेस के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी कि ये ना लगे कि मैंने थोड़ा सा कम पढ़ा है। तो ये वेरी पैशनेट। सिर्फ पैशन और पैशन है। जैसा कि मैंने अभी एक्सेप्ट भी करा कि जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसने मुझे बताया पढ़ाने के लिए बोला था,
सबको मैंने बताया कि वो 2,000 रुपये थे जिसके लिए मैंने उसको पढ़ाया था। लेकिन ये पैसों का मामला, मुझे लगता है अगर 26 साल हो गए तो 12-13 साल पहले ही मैं पैसे भूल चुका था। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ पैशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक्सीलेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, मास्टरी के लिए पढ़ा रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा सपना है कि पूरे हिंदुस्तान को अकाउंट्स पढ़ाऊँ। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए पढ़ा रहा हूँ, पैशनेट होके पढ़ा रहा हूँ। और इस वक्त जो मेरा मेन टारगेट है वो मेरा है एक्सीलेंस, मास्टरी, बेस्ट नॉलेज देना, ऐसी नॉलेज जो कोई और ना दे सके अकाउंट्स की, मैं स्टूडेंट्स को दूं। ऐसा मेरा, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। तो अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपके स्टूडेंट्स हमेशा करते हो अकाउंट्स में? और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जो है अकाउंट्स के पेपर में कुछ गलतियां करते हैं। मैंने ना अभी इस साल 2025 के जो एग्जाम्स हुए थे इसके लिए मैंने एक ना सीरीज चलाई थी 100 डेज 100 मिस्टेक्स। बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर गई थी, बहुत सुपर हिट गई थी। आई मीन मुझे लगता है क्लास 12 के सभी बच्चों तक वो पहुंची होगी, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो मैम मैंने ना 100 मिस्टेक्स बताई थी, कॉमन मिस्टेक। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल देखेंगे अगर, सेम अकाउंट्स मैजिविद रासर से, तो वहाँ भी मैंने जो है वो मेरी 100 मिस्टेक सीरीज़ है, वहाँ आप देखेंगे मैंने बच्चों को बताया है कि कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे एग्जाम में जाकर करते हैं। तो उससे पहले अगर बच्चा वो देख लेता 100 मिस्टेक्स, 1-1 मिनट की रील्स होती है, 100 मिनट्स में ये टोटल, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत बेनिफिट होगा जो भी उन रील्स को देखेगा। दूसरी बात, जब मैंने बताया अकाउंट्स का फाइनल एग्जाम होता है, तो उससे पहले ना मैं एक दिन पहले बच्चों को बताता हूँ कि कल तुम क्या क्या गलतियां करने वाले हो, एक दिन पहले, ताकि वो गलतियां कल ना करें। मैं 2 घंटे का सेशन लेता हूँ सही बच्चों का अलग अलग बैचेस में, और उन्हें बताता हूँ कि कल आप क्या गलतियां करने वाले हो, ताकि वो कल वो गलतियां ना करे, श्योर कि वो ना करे। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, वो बच्चों को बताता हूँ क्या क्या करते हैं। अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बैलेंस शीट टैली ना करे तो क्या करना है, तो अब ये नहीं क्या उसे पकड़ के बैठ जाओ, एक बार ट्राई करना है, दूसरी बार आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये तो फिर एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी बातें बताता हूँ पेपर्स। और ऐसे कुछ रेगुलर असाइनमेंट लेते हो या असेसमेंट होता है तो उसके फीडबैक्स कहीं ना कहीं आपको पता चलता होगा कि ये मेरा स्मार्ट स्टूडेंट है, ये इस पे मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो 2 बातें मैम, एक तो असाइनमेंट असेसमेंट मेरे स्पेशल थे। अच्छा, जो अपने हाथों से क्वेश्चंस बनाता हूँ, ओके, वो क्वेश्चंस आपको ना तो कभी इंटरनेट पे मिलेंगे ना उनके सॉल्यूशन इंटरनेट पे मिलेंगे। आपके पास ही दो। मैं असेसमेंट करने के लिए असाइनमेंट बनाता हूँ बच्चों को। और मेरी ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं कभी किसी बच्चे को इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता। मैं पूरी क्लास को एज अ होल, अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे तो मैं 40 के 40 बच्चों बराबर ध्यान देता हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा मुझसे एक्स्ट्रा टाइम मांगता तो मैं उसे देता, अगर बच्चा, वरना मैं पूरी क्लास को और मैं हमेशा कहता हूँ कि डाउट पूछना क्लास के अंदर पूछो, ताकि वो क्वेश्चन 40 बच्चों के कान में जाए, दिमाग में जाए, और मेरा आंसर उन 40। अब बताइए, अगर मैं एक बच्चे को अकेले में आंसर बता रहा हूँ, चलिए मैं आपसे, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इस शो को टेलीकास्ट ना करें तो ये नॉलेज आपके और मेरे बीच में रह जाएगी। हाँ ठीक है, अगर एक लड़के को मैं एक्स्ट्रा बुलाता हूँ और हम दोनों डिस्कस करते हैं तो ये नॉलेज उसके और मेरे बीच में रह जाए। इतना अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा, मैंने बताया, इससे तो अच्छा 40 बच्चों के बीच में पूछेगा। जब वो इतने सारे बच्चों के बीच में पूछेगा तो वो क्वेश्चन 40 लोग सुनेंगे, वो आंसर 40 लोग सुनेंगे, उन 40 लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी। तो जो होता क्लासरूम के अंदर होता, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप तो अपने क्लासरूम का एटमॉस्फेयर जो होता है उसको सपोर्टिव या फिर मोटिवेटेड कैसे करते हो? क्लासरूम जो है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पेरेंट्स होते, अब इतना, ये मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर तो नहीं, तो सबको पता है कि जो मम्मी पापा होता है उससे ज़्यादा प्यार बच्चों को कोई कर नहीं सकता, ये तो सबको पता है, इसमें मुझे क्या बताना है। लेकिन एक बात हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सच है कि वो आपसे मोबाइल भी छीनते हैं, ये भी सच है कि वो ही आपको मोबाइल ला के भी देते, ये भी सच है कि वो आपको डांटते भी हैं। तो अगर यही काम एक टीचर कर रहा है तो मुझे लगता है कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसको एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए कि सर कहाँ तक हमारी बात जा रही है, टॉलरेट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, पढ़ाते हुए इतने साल हो गए कि जो, और मैम एक अच्छा टीचर वो होता है कि बच्चे तब हंस रहे हैं जब आप चाहते हैं कि बच्चे हंसे। आप पढ़ा रहे हो और आप नहीं चाहते बच्चे से, आप सीरियस चाहते कि बच्चे ग्रास्प करें नॉलेज, और तब बच्चे हंसते रहे, तो फिर वो होल। तो मेरी क्लास में सब मेरे हिसाब से होता है। मैं, देखिए, टीचिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मेरे साथ 20-22 लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मुझे लगता है उन 20-22 लोगों में अकेला पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब क्विट कर चुके हैं। तो
क्लास के अंदर बहुत अच्छा लाइवली सा एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जब मैं एग्जांपल्स देता हूँ बच्चों को हंसी भी आती, मैं चाहता हूँ कि बच्चे हंसे। आप बांध के नहीं बैठ सकते बच्चों को। आपकी आर्ट ये है कि आप बच्चों को अपनी टेक्निक से बांधें, प्रेशर करके नहीं। तो बच्चे हंसते हैं क्योंकि मैं हंसाता हूँ, और बच्चे खुश होते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो। लेकिन जब मुझे लगता है कि टॉपिक बहुत मुश्किल है, 5 मिनट में उन्हें स्टैचू कर देता हूँ। 5 मिनट आप एक स्टैचू की तरह मेरी बात सुनेंगे, कोई मूवमेंट नहीं। कोई लड़की ऐसे नहीं करेगी, कोई लड़का ऐसे चप्पल ठीक नहीं करेगा, जिसमें शूज़ ठीक नहीं करेगा। 5 मिनट के लिए स्टैचू करता हूँ, फिर मैं अपना सारा डिलीवर करके फिर स्टैचू ओवर करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, ये सब मैंने अपने आप ही सीखा है 26 साल। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपने अभी बोला कि आपने खुद ही सीखा, तो आपके पापा भी टीचिंग लाइन में थे, जो आपका इंटरेस्ट बाद में आया या जैसे भी आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। तो इंजीनियर है, रिटायर हो चुके हैं अब। तो कोई पहले भी नहीं था, मतलब दादा हो या कोई भी ऐसा किसी का कोई ले? हमारी, मुझे दूर दूर तक तो नहीं लगता कि हमारी फैमिली में कोई टीचर है। और मेरे टीचर बनने की स्टोरी आप सुन चुके हैं। मैं सीए कर रहा था, मैं सीए बन जाता, मैं कभी भी सीए बन सकता हूँ अपने एग्जाम्स देके, क्योंकि ऐसे कोई एज लिमिट तो होती नहीं हमारे सी। तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। लेकिन यही है कि मैं अब बहुत खुश हूँ टीचिंग की। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सीए बन जाता तो क्या करता, पैसे कमाता। पैसे चलो आज में भी मैं थोड़े कम कमा रहा, लेकिन जो प्यार मुझे मिला मैडम ऑल ओवर इंडिया से और मेरे अपने शहर से, मैम मैं अपने शहर में जिस मॉल में जाता हूँ, जिस शॉप पे जाता हूँ, जिस मंदिर में जाता हूँ, वहाँ सारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा। मैम मैं क्या बोलूँ, जब मैंने कहा कौन से शहर से आप ये भी बताया है? फरीदाबाद शहर से हूँ, दिल्ली एनसीआर, और मेरा वहीं जन्म हुआ है। मैं वहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, स्कूलिंग कॉलेजिंग मेरी जब वो दिल्ली से है, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं सारे फरीदाबाद वाले। तो मैम क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है मैम। 90% चांस, मतलब विश्वास 90% चांस, मैं अपनी गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो वहाँ जो मैनेजर होता है वो मेरा स्टूडेंट होता है। मैं बैंक में जाता हूँ तो पता चलता है बैंक मैनेजर से मुझे मिलना है, तो बैंक मैनेजर मेरा स्टूडेंट है। अभी हमारे फरीदाबाद में मुझे पता चला था कि मतलब कुछ आईएएस ऑफिसर भी बने हुए जो मेरे स्टूडेंट हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है मैम। ये एक टीचर को मिल सकता है मोटिवेशन। हाँ, मतलब ये अच्छा लगता है। पैसे तो शायद मैं सीए बन के भी कमा ही लेता, बट पैसे भले आज 2 कम कमा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सेटिस्फेक्शन है वो मुझे लगता है सीए बनने से कहीं ज्यादा। तो जैसा अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे आपके फ्यूचर में आपके लाइक बेटे होंगे या बेटी होंगी, तो क्या आप उन्हें भी देखना चाहते हो ऐसा अकाउंट्स के टीचर में, या फिर कुछ ऐसा? देखिए अभी हमने एक बात डिस्कस की, कंपेयर। अभी हम उसको नहीं कर सकते। मेरी बेटी क्लास 11th में ओके। अकाउंट्स की, कॉमर्स की स्टूडेंट है। मैंने उसको एक बात बोली है कि लिव योर लाइफ, जो करना है वो करना, बस मुझे बता देना कि मुझे क्या सपोर्ट करना है। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो करना। वो म्यूजिक अच्छा करती है, बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। मैंने कहा अगर आपको म्यूजिक में आगे जाना है आप म्यूजिक में आगे चले जाना। अगर आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करती है, दिन रात मेहनत करती है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं कुछ भी नहीं कहता उससे। आई थिंक वो खुद ही, और मुझे इतना पता है कि वो क्या कहते हैं कि मैं उसे कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा। उसको जो करना है वो कर सकते। और किसी पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती मतलब कि वो उन्हें प्रेशराइज करे, वो उनका सपोर्ट करे। प्रेशर सपोर्ट में काफ़ी डिफरेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे, अकाउंटेंसी एक ऐसा बहुत ही हाई प्रेशर सब्जेक्ट है जो कि मुझे भी इंडिविजुअली लगता था मेरे टाइम पे। और उस चीज को, मतलब उस प्रेशर को, जो हाई सब्जेक्ट है, उस प्रेशर को डील करने के लिए आप ऐसा क्या मतलब करते हो कि मतलब जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, वो थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रहे और मेंटली बैलेंस रहे स्पेशली? ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एज अ टीचर मुझे तो नहीं लगता कि अकाउंट्स एक प्रेशर वाला सब्जेक्ट है। हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कंसेप्ट। अगर तो हम बच्चे को रटवाने की कोशिश करेंगे तो इसका दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं है कि रट्टे वाले बच्चे सारे एरियाज कवर नहीं कर पाएंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन वो सॉल्व। अगर हम रट्टे पे फोकस करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है अगर बच्चे को कंसेप्ट समझ आता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब तुम यहाँ से जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन मार्क, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो जब आप क्लैरिटी के साथ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ाते हैं। मैं सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, असेसमेंट लेता हूँ,
फुल सिलेबस टेस्ट लेता हूँ, थ्योरी क्लासेस लेता हूँ, सब कुछ आराम से करता हूँ, लेकिन कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ कि कंसेप्ट मजबूत, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो उनको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट हिल गया तो फिर आउटलाइन क्रिएट हो। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर बच्चा छुट्टी करता चला गया, छुट्टी करने का मतलब ये है कि वो फिर पीछे ब्लैक आता, फिर उसको थोड़ा दिक्कत होनी। अगर प्रेशराइज हाई प्रेशर सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर होमवर्क कर रहे हो, रेगुलर क्लास रेगुलर होमवर्क, तीसरी कोई चीज आपको कभी ये मुश्किल बना नहीं सकती। दो चीजें बहुत है, आपको कभी अकाउंट्स मुश्किल लगेगा नहीं, आप अटेंडेंस पूरी रखिए, होमवर्क पूरा करिए टाइम से। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़े से वीक होंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में कहती हूँ, तो आप उनको आइडेंटिफाई करते होंगे और कैसे उनको एक जो बैलेंस लेवल है, एक हाई लेवल परफॉर्मेंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे उनको मैच करने की ट्राई करते हो? मतलब मान जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जमाने के सताए हुए होते हैं। उनको ये एहसास दिलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि वो वीक स्टूडेंट्स हैं। कौन बताता है उनको, कौन डिफरेंशिएट करता है कि ये वीक है, ये इंटेलिजेंट है, और क्यों डिफरेंशिएट करता है? मैम, मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं बोला कि ये मेरी क्लास की टॉपर है और ये मेरी क्लास का डफर है, ये मेरे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, ये नलायक है। ये डिफरेंशिएशन क्यों? तो सबसे बड़ी बात तो कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि तू वीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, मेरे पास एक लड़का था, नाम रहने देते हैं, उसके 10th क्लास में 49% थे। अब मुझे नहीं पता कि कौन उसको क्या बुलाएगा, वो मेरे पास आया 10th क्लास के बाद। मैंने पूछा, वो मेरे से क्लास के बाद रुका, उसने मुझे कहा सर मेरे 10th में 14%, मुझे 12th में कुछ अच्छा करना है, पेरेंट्स को कुछ अच्छा परसेंटेज, रिश्तेदारों को जवाब देना है, क्या करूं मैं? मैंने उससे बताया, देख बेटा, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं और मुझे पुराने ट्रैक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 11th क्लास से अकाउंट स्टार्ट होती है। मैंने कहा बेटा तू आज सीरियस हो जा, मैं तुझे कुछ करके दिखा दूंगा। क्या था, ठीक है। मैंने उसे 2 साल अकाउंट्स पढ़ाई, 49% थी उसके 10th में, और क्लास 12th में ही स्कोर्ड 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। और मैंने उसे एग्जाम से पहले बोला था, तुझे मेहनत करनी है, तुझे वक्त, आप कह रहे हो कि कैसे हैंडल करना है। मैम, अगर बच्चा ठान ले तो वो कर सकता है, उसे मोटिवेट करना बहुत जरूरी। मैंने उसे समझाया कि यार लोग तुझे वीक बोलते हैं, तेरी क्लास में मैम ने तुझे वीक बोला, क्यों बोला? तुझे बुरा लगा? अगर बुरा लगा तो मेहनत करो, मैम को हमें मैम को रेस्पेक्ट करना है, ये नहीं कि मैंने चैलेंज करना है। मैंने कहा तू मैम को प्रूव कर कि तू कुछ नहीं है, नालायक, तू वीक नहीं है। उसे मैंने बहुत मोटिवेट करा। मैंने कहा अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसे पॉजिटिव सेंस में लो और प्लीज उनको साबित करो कि आप बहुत ब्रिलियंट हो। उसने बहुत मेहनत करी और वो 99 स्कोर करके गया, और मुझे आज भी याद है, मुझसे मिलता है, वो दुबई में सेटल्ड है, बट कभी कभी आता है तो मुझसे ज़रूर मिलता है। मेरे बर्थडे पे मुझे दुबई से कॉल करता, मेरे बर्थडे पे मुझे इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं बहुत सारे, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, मुझे फील कराते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। मैंने कहा ना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने प्रोफेशन से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे कॉल आते हैं जब मेरा बर्थडे होता है, बहुत दूर दूर से लोग मिलने भी आते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। बट मैं क्लास उस दिन भी पूरी लेता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं उसे। तो जैसे अभी आपने बात करी वो कनेक्शन, तो हाउ यू मेंटेन योर कनेक्शन विद योर पास्ट स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, कैसे आप मेंटेन भी करते हो? मैं जो पास स्टूडेंट्स हैं, वो तो मैंने उनको हमेशा बोला है कि जो भी मिलना आना चाहे, तो मेरा तो सेंटर है, मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं तो वहीं पड़ा रहता हूँ पूरे दिन, और एक मेरा घर है, तीसरी जगह मैं जाता नहीं। तो वो वहाँ आए, मिले, आते हैं, जिनको जो आसपास चक्कर काटे होते हैं आते हैं, मिलते हैं, सेंटर के आसपास जो आते हैं मिलते हैं। और ज़्यादातर बच्चे तो शिफ्ट हो जाते हैं, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, कोई यूएस, वो सब वहाँ चले जाते हैं, और जो लेकिन मिलते रहते हैं मेरे से, कभी ना कभी मतलब वो घूम फिर के सब मिल जाते हैं। मेरे पास जब आते हैं तो 17 साल के बच्चे होते हैं, जब मॉल में बीवी बच्चों के साथ मिलते हैं तो 35 साल के आदमी होते हैं। तो मुझे सब देखने में कई बार टाइम लग जाता, बट वो मुझे पहचान लेते। सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशनल मूव भी होता है उसी में कि आप पूरा देख लेते हो, एक मतलब होता है ना कि जैसे स्टार्टिंग में आपने उसको इस एज में देखा, एंड देन आप एक इस एज के बाद देख रहे हो जब वो अपनी चीजें बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अकाउंट्स क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स का गेम है, तो वो अपनी लाइफ में अपना वो नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो कोई ऐसी एक स्टोरी जो आप बताना चाहोगे एज अ व्यूवर्स को, एज एन ऑडियंस, कि जो आपको लगता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था फॉर यू? बीइंग अ टीचर भी ऐसा होता है, राइट? एक सबसे पहले तो आपका यही कि 12 ईयर्स से कॉन्टिन्यूसली आप 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं आपके स्टूडेंट्स के। इसके अलावा कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहो, जैसे अभी आपने 49% का स्टूडेंट का वो जिक्र किया, तो वैसी कोई एक सिमिलर स्टोरी?
एक रिजल्ट की बात बता देता हूँ। 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था, सीबीएसई क्लास 12th 2017 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर, मुझे लगता है आज तक की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था। ओके। मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पेपर है, सारा इंडिया हिला हुआ था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर था। मुझे पहली बार लगा था शायद इस बार किसी के 100 ना आए। आप बिलीव करेंगे, उस साल मैं चाहूँगा जो भी सुन रहा है, देख रहा है, इंटरनेट पे जाके चेक करे। मैं चाहूँगा जो भी देख रहा है, सुन रहा है, इंटरनेट पे जाके चेक करे। 2017 के सीबीएसई रिजल्ट में ऑल ओवर इंडिया अकाउंट्स में सिर्फ 28 बच्चों के 100 आए थे। उनमें से 2 स्टूडेंट्स मेरी थी, ओके। यामिनी खन्ना और खुशबू गुप्ता। तो वो 2 स्टूडेंट, आई मीन आप बताइए, इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। आई थिंक 40-50 लाख बच्चे हर साल क्लास 12 का पेपर देते हैं। उनमें से 20-22 लाख भी अगर कॉमर्स के होते हैं, तो अकाउंट्स के इतने सारे बच्चे, और 28 बच्चों के 100 हैं। 28 बच्चे अगर हम एक रूम में भी बिठाएं तो आराम से सबको देख सकते हैं। उनमें से 2 मेरे अपने स्टूडेंट्स थे। तो वो मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा मूवमेंट हुई एज ए टीचर कि 28 बच्चे तो 100 लाए, उनमें से 2 मेरे अपने हैं। तो वो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। टफेस्ट पेपर तो। ओके। सो एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक एज अ स्टूडेंट क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट या व्यूवर्स या ऑडियंस पेरेंट्स वो देख रहे हैं आपको, ताकि आप उन्हें एक एडवाइस दो जो कि जेन्युइन एडवाइस, सो दैट उनके लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो एंड दे कैन बी मोटिवेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल बी वेरी पॉजिटिव। देखिए, मैं ना सभी बच्चों से, स्टूडेंट से सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने खुश हुए होंगे। एक बार आपको मेरे शो के बाद अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जब आपका जन्म हुआ था तो मम्मी पापा ने क्या करा था। किसी ने पार्टियां दी होंगी, किसी ने ये वो धूम धड़ाका, बहुत खुश होंगे। आपको बस इतना सोचना है कि वो इतने खुश हुए थे, आंखों में इतने सपने थे, क्या आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं? आप 16, 17, 18 साल के स्टूडेंट हैं, क्लास 11, 12 के बच्चों से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादातर उन्हीं के साथ डील होता है। तो आप क्या उनके लिए बेस्ट कर रहे हैं? क्या आप उन्हें, देखिए आज एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट आप तो पढ़ाई कर सकते हैं ना, जॉब करके उन्हें पैसे कमा के तो बात हो नहीं रही, पेरेंट्स से तो कहते नहीं आपसे। तो आप क्या अपना बेस्ट करके उन्हें, देखिए कोई भी पेरेंट्स कुछ भी कहता रहे, बट हर पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाए, बेटा या बेटी। तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं? आप कर पाए ना कर पाए वो एक सेपरेट मैटर है, क्या आप कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैटर है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो पेरेंट्स उसको देख के भी खुश हो जाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो ये बहुत, तो कोशिश जरूर कीजिए कि अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करें, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, और बहुत ज़्यादा, और जैसा मैंने बताया, अगर हो सके तो 0 अल्कोहल, 0 टबैको, 0 स्मोकिंग करें। और पेरेंट्स से जो मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेरेंट्स जब भी एग्ज़ाम्स हो तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ रहें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ ही बैठे रहें, वो पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ किसी न किसी बहाने हर 1 घंटे के बाद उनसे मिलें कि बेटा खाना खाना है क्या, बेटा ये ला दूं, जूस ला दूं। 7-5 मिनट बैठ जाएं, कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ रहा है तो क्या हुआ, आप 7-5 मिनट बैठ जाएं, थोड़ी फनी बातें करें, इधर उधर की बातें करें। पेरेंट्स का रोल बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स दूसरों से कंपेयर करना बंद करें, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज़ अपने बच्चों को अपना स्पेशल समझ के करें। और मुझे यकीन है कि जो आपकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी इस वक्त यही होती है कि वो बच्चे की एबिलिटी जाने और उस एबिलिटी पे अपना बेस्ट करें, ताकि उस एबिलिटी में अपना बेस्ट कर सके। कोशिश सबको करनी चाहिए, बाकी होना ना होना तो सब भगवान की मर्जी है। Well said. So thank you so much, Raj, for being our special guest in our podcast. जैसा कि आपका नाम हमने देखा था, The King of Accounts. So I hope कि you succeed in your life and everything. It's going to be fair. So thank you so much for coming to our podcast. And so I want to request all the viewers to subscribe, like, share, and comment TWF podcast. Thank you so much. Thank you, Shweta. Thank you. To leave behind